सोचो एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी एक राजा की तरह जी रहा था, जिसकी पार्टीज में बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स और क्रिकेट के लीजेंड्स शामिल होते थे, जिसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था क्योंकि उसकी जिंदगी हमेशा शान और शौकत से भरी होती थी। लेकिन जो इंसान कभी हेडलाइंस में अपनी सक्सेस के लिए चर्चे में था, आज वही आदमी हेडलाइंस में सिर्फ एक भगोड़े के रूप में दिखाई देता है। विजय माल्या, एक नाम जो सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल का सिंबल नहीं था, बल्कि बिजनेस के वर्ल्ड में उसका नाम टॉप पर लिया जाता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं, ये कहानी है 9,000 करोड़ के स्कैम की, जिसमें देश के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 17 बैंकों को धोखा दिया गया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सब पहले से प्लान किया गया था? क्या विजय माल्या ने जानबूझकर ये स्कैम किया, या फिर ये सिर्फ एक बिजनेस फेलियर था जिसका बोझ हमारे देश को उठाना पड़ा? क्या सच में माल्या एक धोखेबाज था, या सिस्टम की कमी ने एक बिजनेसमैन को भगोड़ा बना दिया? आइए शुरू से जानते हैं विजय माल्या के अपराइज, डाउनफॉल और स्कैम का असली राज। सन 1955 एक अमीर बिजनेस फैमिली में पैदा हुआ लड़का जिसका नाम विजय माल्या रखा गया। उसका जन्म 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में हुआ था। माल्या के फादर वित्तल माल्या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जो यूनाइटेड ब्रीवरी ग्रुप यानी यूबी ग्रुप के चेयरमैन थे। माल्या ने उस टाइम पर यूबी ग्रुप को इंडिया का लार्जेस्ट लिकर एम्पायर बनाया था। जब मैंने माल्या का बैकग्राउंड पढ़ा तो मुझे लगा कि यहाँ एक ऐसे इंसान की कहानी शुरू हो रही है जिसे बचपन से ही बिजनेस का डीएनए मिला था। लेकिन सिर्फ अमीर घर में पैदा होना आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता। माल्या के कुछ खुराफाती डिसीजंस ने ही उनकी कहानी को इतना सक्सेसफुल बनाया, जिनको मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सन 1983 वित्तल माल्या की अचानक डेथ हो गई, जिसकी वजह से विजय माल्या को सिर्फ 28 साल की उम्र में यूबी ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। एक यंग लड़का जिसने अपने फादर की इतनी बड़ी लेगेसी को संभालने का जिम्मा उठाया। उस टाइम पर सब लोग सोचते थे कि हमेशा शान और शौकत में रहने वाला लड़का जिसने कभी अपने फादर के बिजनेस को संभालने की नहीं सोची, वो कैसे इतने बड़े बिजनेस को संभाल सकता है। लेकिन यहाँ विजय माल्या ने सभी को गलत साबित कर दिया। जब विजय माल्या ने यूबी ग्रुप ज्वाइन किया तब उसका एनुअल टर्नओवर 350 करोड़ था। लेकिन माल्या के विजन ने इस बिजनेस को 20 सालों में 6,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। कैसे, ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ। 1980s के एंड तक विजय माल्या ने यूबी ग्रुप को एग्रेसिवली एक्सपेंड किया। उनका सबसे बड़ा सक्सेस किंगफिशर बियर था, जो आज भी इंडिया की सबसे ज्यादा पसंद करी जाने वाले बियर ब्रांड्स में से एक है। किंगफिशर को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल सिंबल बनाने का क्रेडिट माल्या को ही जाता है। माल्या ने इस ब्रांड को ग्लैमरस पार्टीज, बीच एड्स और हाई प्रोफाइल इवेंट से भी कनेक्ट किया था, ताकि ये किंगफिशर बियर का ब्रांड यंग जनरेशन में और भी ज्यादा पॉपुलर हो सके। माल्या ने यहाँ पर सिर्फ एक ब्रांड नहीं बनाया, उन्होंने एक लाइफस्टाइल क्रिएट की। किंगफिशर बियर सिर्फ एक एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं थी, ये एक लग्जरी लाइफस्टाइल थी जो अमीर लोगों के हाई क्लास लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करती थी। ये माल्या की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से ये बियर इतनी सक्सेसफुल रही। किंगफिशर बियर को इतनी सक्सेस मिलने के बाद माल्या ने अपना बिजनेस और भी ज्यादा एक्सपेंड करने का प्लान बनाया। इसीलिए 2005 में विजय माल्या ने अपने सपने को रियलिटी में बदलने के लिए किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत कर दी। किंगफिशर एयरलाइंस सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये एक लग्जरी एक्सपीरियंस थी जो माल्या ने इंडियन एविएशन इंडस्ट्री यानी एयरलाइन इंडस्ट्री को दी। हर सीट पे एलसीडी स्क्रीन्स, गोरमेट फूड और टॉप क्लास हॉस्पिटैलिटी ने किंगफिशर को इंडिया की सबसे लग्जूरियस एयरलाइन बना दिया। इस एयरलाइन ने आम लोगों को भी प्रीमियम फ्लाइंग के मजा दिया। किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत देखकर मुझे लगा कि माल्या सच में विजन को रियलिटी में बदलने वाले बिजनेसमैन थे। लेकिन कहानी का ट्विस्ट यहाँ था, लग्जरी को स्केल पर लाना आसान नहीं होता और माल्या यहाँ पर एक फाइनेंशियल गैम्बल ले रहे थे। जिस चीज ने उनका नाम बनाया वही चीज उनका डाउनफॉल बनने वाली थी। कैसे, वो हम आगे समझने वाले हैं। किंगफिशर एयरलाइंस के लॉन्च के साथ ही माल्या का किंग ऑफ गुड टाइम्स वाला पर्सोना और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। उन्होंने आईपीएल में आरसीबी को खरीदा और दुनिया भर में अपनी लग्जरियस पार्टीज के लिए फेमस हो गए। याच पार्टीज, प्राइवेट जेट्स, बॉलीवुड स्टार्स के साथ उठना बैठना, माल्या का लाइफस्टाइल हर जवान शख्स का सपना बन गया। यहाँ पर माल्या ने अपना असली चार्म दिखाया, एक ऐसा बिजनेसमैन जो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था बल्कि अपने ब्रांड को एक सेलिब्रिटी स्टेटस दे रहा था। आईपीएल में आरसीबी की बिडिंग हो या फॉर्मूला 1 में फोर्स इंडिया की एंट्री, माल्या ने अपने हर स्टेप को मीडिया सेंसेशन बना दिया। लेकिन कभी कभी ज्यादा सक्सेस भी इंसान को अंधा कर देती है और यही माल्या के साथ भी हुआ। 2005 में लॉन्च हुई किंगफिशर एयरलाइंस ने सिर्फ 5 सालों में इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन ला दिया था। हर सीट पे एलसीडी स्क्रीन्स, गोरमेट फूड और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी किंगफिशर को आम लोगों का सपना बना दिया। लेकिन जब मैंने किंगफिशर एयरलाइंस के लॉन्च के विजुअल देखे तो मुझे लगा कि माल्या ने सिर्फ एक एयरलाइन नहीं, एक फ्लाइंग लग्जरी पैलेस क्रिएट किया था। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। मतलब जितना भी हम खर्चा कर रहे हैं प्लेन को इतना लग्जरी बनाने में, उसमें टोटल खर्चा कितना आ रहा है। बट माल्या ने यहाँ ना तो खर्चे को प्रायोरिटी दी और ना प्रॉफिट को, उन्होंने सिर्फ लग्जरी को ऊपर रखा। और ये उनका पहला सबसे गलत डिसीजन था, क्योंकि ये वही वक्त था जब इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा था। लो कॉस्ट कैरियर्स जैसे इंडिगो और स्पाइस जेट ने अपना नेटवर्क एग्रेसिवली एक्सपेंड किया।
और इनका जो प्राइस था वो किंगफिशर एयरलाइंस से काफी सस्ता था। किंगफिशर एयरलाइंस प्रीमियम कैटेगरी में थी, लेकिन मार्केट में डिमांड जो थी वो बजट एयरलाइंस की बढ़ती जा रही थी, जिसका सीधा इम्पैक्ट किंगफिशर एयरलाइंस पर पड़ रहा था। मुझे लगता है कि माल्या ने यहाँ पर मार्केट का पल्स समझने में गलती की। जब पूरा वर्ल्ड लो कॉस्ट कैरियर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तब माल्या अपनी लग्जरी मॉडल को एग्रेसिवली एक्सपेंड करने में लग रहा था। एयरलाइंस में लग्जरी कोर्स तब तक चलती है जब तक मार्केट में डिमांड हो। जब डिमांड शिफ्ट हो जाए तो स्ट्रेटेजी भी शिफ्ट करनी पड़ती है। यह उनकी दूसरी बड़ी गलती थी। 2011 तक किंगफिशर एयरलाइंस की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि स्टाफ को सैलरी मिलना बंद हो गई थी। पायलट्स और ग्राउंड स्टाफ को महीनों तक पेमेंट नहीं मिली, जिसकी वजह से एयरलाइंस के ऑपरेशंस कोलैप्स होने लगे। फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और मीडिया में किंगफिशर की डिलेज और कंप्लेंट्स की हेडलाइंस भर चुकी थी। मुझे लगा कि माल्या ने यहाँ भी वार्निंग साइंस को इग्नोर किया। जब स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रही थी, फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, तब ये सिर्फ फाइनेंशियल डेंजर नहीं, पूरे किंगफिशर एयरलाइंस के कोलैप्स होने का सिग्नल था। अगर माल्या ने टाइमली एक्शन लिया होता तो शायद किंगफिशर एयरलाइंस बच सकती थी, लेकिन उनके ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस ने उनको रियलिटी को एक्सेप्ट करने से रोक दिया। 2009 से लेकर 2012 तक विजय माल्या ने इंडिया के 17 मेजर बैंक से लोन लिया। इसका टोटल अमाउंट था 9,000 करोड़। लेकिन ये लोन मिलने का तरीका था सिस्टम के लूप होल्स का खुला तमाशा। माल्या ने अपनी कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर फेक बैलेंस शीट्स, इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स और मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट्स दिखाए। उन्होंने दिखाया कि किंगफिशर एयरलाइंस एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो बस थोड़ा सपोर्ट चाहती है। बैंक्स ने बिना प्रॉपर जानकारी के उन्हें लोन दे दिया। उनको लगा कि माल्या के पहले बिजनेस भी काफी प्रॉफिटेबल थे, तो उन पे भरोसा किया जा सकता है। बट ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मैं सोचता हूँ जब 9,000 करोड़ जैसे अमाउंट की बात हो तो बैंक्स का एक एक डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक होना चाहिए। लेकिन या तो सिस्टम इतना वीक था या माल्या का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था। आज अगर एक आदमी 10 लाख का लोन मांगे तो उसको 100 पेपर भरने पड़ते हैं, लेकिन माल्या ने फेक रिपोर्ट से हजारों करोड़ ले लिए। अब आपको क्या लग रहा है, माल्या ने इन का इस्तेमाल अपने एयरलाइन को फिर से ग्रो करने में लगाया? बिल्कुल नहीं। वो पैसा गया माल्या के लग्जरी लाइफस्टाइल पर। प्राइवेट जेट्स, फॉरेन विलाज, आईपीएल टीम का ओनरशिप, फॉर्मूला 1 टीम और लंदन में हाई एंड प्रॉपर्टीज, सब कुछ बैंक के पैसे से चल रहा था। एयरलाइंस एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रही थी, लेकिन माल्या वर्ल्ड टूर कर रहा था। ये मुझे पर्सनली सबसे डिस्टर्बिंग लगता है। जब आपके एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे हो तब आप शैंपेन के गिलास के साथ किसी लग्जरी याच पे बैठे हो। ये सिर्फ फाइनेंशियल स्कैम नहीं, ये अपने ही लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा था। एक लीडर कभी ऐसा नहीं कर सकता। अब ये बात पहुंचती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने माल्या पर टैक्स इवेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के सीरियस चार्ज लगाए। इल्जाम था कि माल्या ने लोन के पैसों को सेल कंपनीज के थ्रू ट्रांसफर करके अपनी विदेशी प्रॉपर्टीज और बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, और ये पैसा इंडिया से इलीगल तरीके से निकाला गया, जो पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम के साथ धोखा था। मनी लॉन्ड्रिंग सुनकर लगता है कि ये सिर्फ मूवीज में होता है, लेकिन जब ये रियल लाइफ में एक बिलियनर करता है तो सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं। इंडिया में टैक्स भरने वाले करोड़ों मिडिल क्लास लोग हैं, और एक बंदा 9,000 करोड़ लेके सिस्टम से एस्केप कर जाता है। 2 मार्च 2016 सुबह का टाइम था। एयरपोर्ट पर कोई हंगामा नहीं, कोई रेड अलर्ट नहीं। विजय माल्या शांति से एक फ्लाइट में चढ़ते हैं और सीधा यूके निकल जाते हैं। उनके ऊपर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज ऑलरेडी केस फाइल कर चुकी थी, लेकिन लीगल चीजों का फायदा उठा के वो सिस्टम के हाथों से निकल गई। यहाँ एक सोचने वाली बात है, एक आदमी जिसने इतने बड़े बैंकों को धोखा दिया, वो बिना रोके अपने देश से निकल गया। क्या इसे हम सिस्टम का फेलियर कहे या फिर इन्फ्लुएंस का पावर? ऑनेस्टली अगर ये आम आदमी होता तो शायद एयरपोर्ट पे अरेस्ट हो जाता। माल्या के यूके भागने के तुरंत बाद सीबीआई ने उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की, और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन पे मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस का केस बनाया। उनकी प्रॉपर्टी सीज करनी शुरू हो गई, लेकिन असली चैलेंज था उन्हें यूके से वापस लाना। ये सब देख के लगता है कि सिस्टम तब एक्शन में आया जब घोड़ा निकल चुका था। प्रिवेंशन से ज्यादा रिएक्शन दिख रहा है। अब आता है दिन 18 अप्रैल 2017। यूके पुलिस ने माल्या को अरेस्ट किया। ये अरेस्ट इंडिया के काफी रिक्वेस्ट करने के बेसिस पर हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्हें बेल मिल गई। क्या आपको लगता है कि किसी आम भारतीय को इतनी जल्दी बेल मिल सकती थी? यहाँ मुझे क्लियर फील होता है कि पैसा बोलता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको लीगल सिस्टम के अंदर भी रॉयल ट्रीट मिलती है। बेल मिलने के बाद माल्या ने मल्टीपल मीडिया इंटरव्यूज दिए। हर बार उनका एक ही जवाब था कि मैं पॉलिटिकली वैधता का शिकार हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने पैसे वापस करने की काफी कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें पब्लिक का दुश्मन बना दिया। देखो, अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए विक्टिम कार्ड खेलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब विजुअल्स में आप यूके की हाई प्रोफाइल पार्टीज में दिखाई दे रहे हो, एक्सपेंसिव सूट्स में विस्की ले रहे हो, तब विक्टिम वाली बात इंसल्ट लगती है उन लोगों के लिए जिनका पैसा गया। और अगर आप यूके में इतनी लग्जरी पार्टी अटेंड कर रहे हो तो इसका मतलब तो यही है कि आपने कभी पैसा वापस करने की कोशिश नहीं की। अगर हम आज की बात करें तो आज भी माल्या लंदन के मेफेयर एरिया में लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी, लग्जरी कार्स एंड फॉरेन पार्टीज, उनकी जिंदगी का स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं बदला। इंडिया में उसके एम्प्लॉय स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन माल्या की लाइफस्टाइल में एक भी स्क्रैच नहीं आई। यूके गवर्नमेंट अभी माल्या को इंडिया वापस भेजने की प्रोसेस में है, लेकिन लीगल डिलेज और हेल्थ रीजंस का यूज करके माल्या बार बार प्रोसेस को ब्लॉक करा देता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या कभी माल्या वापस आएगा? ये संभव है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि जिसके पास पैसा, पावर और इंटरनेशनल पासपोर्ट हो, उसके लिए दुनिया का हर रूल फ्लेक्सिबल बन जाता है। अब माल्या कब वापस आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना तो अगला नया माल्या बनने से पहले पकड़ा जाएगा।